हाँ राय साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार। आपने मौका दिया यहाँ बात रखने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ नंदकिशोर जी ने काफी बहुत सारी बातें स्कूल एजुकेशन में जो हैं उनको उन्होंने उठाया है, जिसको लगातार हम लोग जिसकी बात करते रहे हैं। तो इसलिए उन बातों में मैं उन बातों को फिर से नहीं दोहराऊंगा, लेकिन हमारे बीच में बहुत से जानकार लोग बैठे हैं। प्रोफेसर रेखा सेन है जो काफी विद्वान हैं, खासतौर से अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के मामले में, वो अपनी बात रखेंगे। राजेश जी बहुत जमीन से जुड़े हुए साथी हैं, तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी बातें जो है, और शिक्षा पर एक्सक्लूसिवली बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो मैं बहुत सारी बातें उनके लिए भी छोड़ता हूँ। और खुद रमाकांत राय जी एक काफी शिक्षा के इस पूरे मुहिम में काफी मजबूत और बहुत ही जानकार साथी हैं, विद्वान साथी हैं, तो वो अपनी बातें रखेंगे। और इसलिए मैं सिर्फ बहुत मुख्तसर में, थोड़े में 2-3-4 बातें अपनी रखना चाहता हूँ। पहली बात ये कि ये जो शिक्षा नीति है, इससे बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि एक तो ये 34 सालों के बाद आ रही थी। 86 में जब शिक्षा नीति आई थी, 68 की जो शिक्षा नीति आई थी, वो कोठारी कमीशन की रिपोर्ट की छत्र छाया में आई थी, और उसे देश के शिक्षाविदों ने और बहुत विद्वानों ने बनाया था। कोठारी कमीशन के बारे में आप जानते हैं, जिसके मेंबर सेक्रेटरी जेपी नायक थे। कोठारी कमीशन ने बहुत ही, आज भी वो बहुत रेलेवेंट रिपोर्ट है। अगर वो कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर कोठारी कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दिया जाए तो इस देश में 2 बड़ी चुनौतियां जो शिक्षा के सामने है, असमानता की, गैर बराबरी की और गुणवत्ता की, ये दोनों हल किया जा सकता है। क्योंकि असमानता और गुणवत्ता दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपके पास अनइक्वल एजुकेशन सिस्टम होगा, गैर बराबरी पर खड़ा हुआ शिक्षा व्यवस्था होगी, तो आपकी समानता भी, आपकी गुणवत्ता भी समान नहीं होगी, और उसमें भी बहुत फर्क होगा। तो कोठारी कमीशन ने बहुत सारे सुझाव दिए थे, और मैं समझता हूं कि उसको लागू नहीं किया गया, बल्कि उसके लिए एक आचार्य राममूर्ति कमीशन बना दिया गया कि कोठारी कमीशन लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो खैर उन्होंने, आचार्य राममूर्ति ने भी कोठारी की अनुशंसाओं को ही आगे बढ़ा। अब उसके बाद तो उसके देखरेख में, उसकी छत्र छाया में 68 की पॉलिसी आई थी, जिसमें सामाजिक सरोकार था। उस शिक्षा पॉलिसी में, 68 की पॉलिसी में सामाजिक सरोकार दिखाई दे रहा था। समाज के जो सेग्रीगेशन है, जो बहुत हायरार्की है, उसको कैसे खत्म करके एक मिक्स्ड और एक समान समाज की रचना की जाए, ये उद्देश्य दिखाई दे रहा था उसका। उसके बाद आप जानते हैं 86 तब तक हम नियो लिबरल इकोनॉमी की तरफ बढ़ गए थे, और नव उदारवादी आर्थिक नीतियां हमारे देश में शुरू हो चुकी थी। बहुत सारी चीजें बाजार के लिए खोली जा चुकी थी, और बाजार एक बहुत पावरफुल, एक बहुत ताकतवर संस्था के रूप में उभर रहा था। और उसने न केवल कमोडिटी, उसने बहुत सारे क्षेत्रों में अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए थे, और सोशल सेक्टर में भी उसने प्रवेश करना शुरू कर दिया था। और उसको प्रोफेशनल्स की जरूरत थी, तो इसलिए बहुत सारे टेक्नोक्रेट चाहिए थे, उसको प्रोफेशनल्स चाहिए थे। 86 की पॉलिसी ने उस प्रश्न को डील किया, और आप जानते हैं कि कंप्यूटर युग आ चुका था, और इसीलिए नवोदया विद्यालयों का जो श्रृंखला पूरे देश में बनाई गई एक्सीलेंस के नाम पर, वो 86 की पॉलिसी में थी। लेकिन 86 की पॉलिसी में कोठारी कमीशन और 68 की पॉलिसी का जो कॉमन स्कूल सिस्टम की अवधारणा थी, उसको भी रिटेन रखा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का एक बड़ा चेन देश भर में खड़ा करना शुरू किया, क्योंकि बाजार की जरूरत के हिसाब से प्रोफेशनल टेक्नोक्रेट्स चाहिए थे। तो इस लिहाज से वो शिक्षा नीति तैयार की गई थी। अब उसके बाद बहुत जमाना बदल गया, गंगा में बहुत पानी बह गया, और उस हिसाब से शिक्षा में जो तब्दीली होने, हालांकि 86 में 68 में ये कहा गया था, पहली शिक्षा नीति जो बनी थी, कि हर 5 साल पर इसका रिव्यू होगा, लेकिन रिव्यू नहीं हुआ। 86 में बना, और इसके बाद 86 में बना, लेकिन 86 के बाद 92 में प्लान ऑफ एक्शन बना 5 साल के बाद।
उसके बाद कृषि शिक्षा नीति का रिव्यू नहीं हुआ, लेकिन आप जानते हैं कि उसके बाद शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई और मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए राइट टू एजुकेशन बन गया। और ये बहुत बड़ी घटना थी कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार बनी और डकार कॉन्फ्रेंस और जुडिशियल इंटरवेंशन और बहुत सारे सोशल मूवमेंट के जरिए ये शिक्षा जो है मौलिक अधिकार बनी। और उसके बाद उसके लिए एक कानून बना। मौलिक अधिकारों में एक कमी रह गई थी आर्टिकल 21A में कि यह जो मौलिक अधिकार दिए गए वो 6 से 14 साल के बच्चों को दिए, और उसमें बहुत सारे बच्चे जो 6 साल से नीचे के थे और ऊपर के थे, सेकेंडरी के थे, वो छूट गए थे। और कानून भी जो आया उसमें भी बहुत कोशिश हम लोगों ने किया, लेकिन उसमें सेक्शन 11 में सिर्फ उन्होंने कह दिया कि राज्य सरकारों की मर्जी के ऊपर छोड़ दिया अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के मामले में, सेकेंडरी एजुकेशन की बात नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि, और तब से ये मांग उठ रही थी कि पूरे स्कूल एजुकेशन को, पूरे एज ग्रुप को कानून के दायरे में लाया जाए ताकि उसके लिए प्रोविजंस बनाए जा सके, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड तय किए जा सके, और वो जस्टिसेबल राइट होगा तो हर सरकार की मजबूरी होगी कि उसके लिए रिसोर्स अलॉटमेंट किए जाए, रिसोर्स अलॉट किए जाए, और वो सरकार के लिए एक बाध्यकारी चीज होगी। इसके बाद ये कानून 10 साल हो गया, आप जानते हैं। अभी तक जो भी शिक्षा का डिस्कोर्स चला है वो कानून के इर्द गिर्द ही चला है। या तो आंगनबाड़ी में छोटे बच्चों की बात हुई है, या फिर कानून की बात हुई है, और फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की बात हुई। लेकिन ये माना गया कि ये कानून जो है लॉ ऑफ लैंड है और ये फंडामेंटल राइट से डिराइव हुआ है। पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने पास किया है, सारी पार्टियों की सहमति रही है इस कानून पर। इस कानून को जमीन में उतारा जाए, और यह कानून पहली बार ऐसा है जिसने कि स्कूल के लिए नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड तय किए। कुछ कमजोरियां हो सकती हैं, बहुत सारे साथी उसमें कुछ कमजोरियां देखते हैं। एक तो यही कमजोरी है कि फाइनेंशियल मेमोरेंडम नहीं है, दूसरा ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और सेकेंडरी उससे अलग है। लेकिन उसके बावजूद भी ये बच्चों को एक मौलिक अधिकार देता है शिक्षा, और सभी बच्चों को देता है, समान रूप से सभी बच्चों के लिए देता है। तो हमने ये सोचा, और कानून जो है वह किसी भी कानून को कोई शिक्षा नीति सुपरसीड नहीं कर सकती। शिक्षा नीति एक विजन है, एक गाइडलाइन है, और गाइडलाइन को लागू करने के लिए आपको कानून की जरूरत पड़ती है, और कानून सबके लिए बाध्यकारी है। तो हम लोग इस बात को लेकर प्रयास कर रहे थे कि अब जो शिक्षा नीति आए वह 2 चीजों को जरूर एड्रेस करे, 2-3 चीजों। एक तो ये कि वह समूचे एज ग्रुप को शिक्षा कानून के दायरे में लाए, नंबर 1, और शिक्षा एक जस्टिसेबल राइट बन जाए। क्योंकि हम समझ रहे थे कि मार्केट बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, और मार्केट जो है सोशल सेक्टर में प्रवेश कर गया है, और जो भी ह्यूमन राइट्स और जो भी पब्लिक गुड है उसको कमोडिटिफाई करने के कोशिश में लगा हुआ है, उसको बाजारीकृत करने की कोशिश में लगा हुआ है। उसमें हेल्थ भी है और एजुकेशन भी। एजुकेशन एक पब्लिक गुड है, ह्यूमन राइट है। दुनिया भर में तमाम इंटरनेशनल कमिटमेंट्स और कन्वेंशंस और ट्रीटीज कहती हैं कि ये सबके लिए अवेलेबल है, किसी को रोका नहीं जा सकता शिक्षा पाने से, और यह एक लोगों का मानवाधिकार है। इसको आप इसका हनन नहीं कर सकते। हर बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार है, और इसीलिए इंटरनेशनल कन्वेंशंस बोलते रहते हैं, यूनाइटेड नेशन भी बोलते रहते हैं कि हर सरकार को इसे पालन करना है। तो इसलिए हमने सोचा था कि ये जो शिक्षा नीति आएगी, जिसमें बहुत लंबे चौड़े दावों के बीच में ये शिक्षा नीति आ रही थी, और वो लंबे चौड़े दावे जो थे वो ये थे कि भारत को विश्व गुरु बनना है, भारत को जो है पूरी दुनिया को लीड करना है, और ग्लोबल नॉलेज को कैप्चर करना है। ये बहुत सारा भारत में सपने दिखाए गए और बातें की गई, और ऐसे संदर्भ में ये शिक्षा नीति आ रही है। तो हमने सोचा कि इन प्रश्नों को डील करें। अभी तक का जो अभी तक की प्रगति हुई है कि शिक्षा एक स्कीम से, सर्व शिक्षा अभियान या जो भी स्कीम थी, स्कीम से अधिकार की जगह पहुंच गई है। तो अब उन अधिकारों को सशक्त करने और उन अधिकारों का दायरा बढ़ाने का काम ये शिक्षा नीति करेगी, ये उम्मीद थी। और बाजार के हमले से लोगों को बचाएगी, लोगों के हक बचाएगी, लोगों के शिक्षा के अधिकार को बचाएगी। क्योंकि लड़ाई देखिए यही है, लड़ाई ये है कि एक अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो अपने नागरिकों को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आधारभूत सुविधाएं दे,
या कि फिर वो बाजार उसको छीन ले, उस स्पेस को कैप्चर कर ले और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम कर दे, और लोग फिर जिनके पास पैसा है वो शिक्षा पाए, जिनके पास पैसा है वो स्वास्थ्य सुविधाएं पाए, जिनके पास नहीं है वो जूझते हुए बाहर हो जाए, विकास के दायरे से बाहर हो जाए। तो बाजार से बचाना है और अधिकारों को मजबूत करना है, इस दृष्टि से शिक्षा नीति को लाया जाना चाहिए और सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे। ये सोच थी शिक्षा नीति, और ये बात हम लोग लगातार कोशिश करते रहे, क्योंकि इस बात को आप समझ लीजिए कि शिक्षा अगर बाजार के हवाले गई तो देश के 3/4 हिस्से, माने भारत के जो गरीब मेहनत करने वाले लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, लड़कियां हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, कारखानों में काम करने वाले लोग हैं, स्लम्स में रहने वाले लोग हैं, जिनकी बड़ी संख्या है, वह तभी शिक्षा हासिल कर पाएंगे जब शिक्षा सरकारी क्षेत्र में हो, जब सरकारी स्कूल बढ़िया हो और उसके लिए इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करे, पब्लिक फंड हो, तभी वो शिक्षा हासिल कर पाएंगे। और अगर वो बाजार के हाथ में चली गई तो समझिए कि शिक्षा लोगों के हाथ से निकल जाएगी, और किसी भी देश की रचना का जो बुनियादी चीज है वो शिक्षा है। शिक्षा के बगैर कोई देश आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि शिक्षा की भूमिका केवल रोजगार दिलाने की नहीं है। शिक्षा की भूमिका विविधताओं पूर्ण समाज को संगठित करके एक करके रखने की है, लोगों को बेड़ियों से मुक्त करने की है और समाज को बेड़ियों से मुक्त करने की। तो ये है शिक्षा का महत्व। इसलिए हम लोगों ने सोचा था कि यह शिक्षा नीति इस दिशा में काम करेगी, अधिकारों को मजबूत करेगी, बाजार के हमलों से लोगों की हक की हिफाजत करेगी, और जो भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है गैर बराबरी की, उसको एड्रेस करेगी। तो ये कुछ बातें थी और गुणवत्ता का सवाल हल करेगी। ये बातें थी जो इस शिक्षा नीति को। अब ये जो शिक्षा नीति हमारे सामने आई है, मैं पहली बात साफ कर दूं आपको कि जो कस्तूरी रंगन ने, मैं इतिहास में नहीं जा रहा हूं कि 2015 से शुरू हुआ और कैसे कैसे कमेटियां बनी और क्या बनी, लेकिन कस्तूरी रंगन कमेटी ने 2 साल की मेहनत के बाद जो डॉक्यूमेंट तैयार किया था, उस डॉक्यूमेंट से हम लोगों को भी ऐतराज था, और ऐतराज ये था कि ये कमर्शियलाइजेशन से ये शिक्षा नीति लड़ने में कंजूसी कर रही है और रिसोर्सेज के मामले में भी ज्यादा टाइम ले रही है। ये कुछ सवाल थे जिन पर हम लोगों की बहस थी, और जो छोटे बच्चे हैं उनको भी स्कूल एजुकेशन के साथ जोड़ने में स्ट्रक्चर की जरूरत के बारे में कोई स्पष्ट बात नहीं कह, ये सब बातें थी। लेकिन फिर भी कस्तूरी रंगन कमेटी ने बहुत सारे ऐसे सुझाव दिए थे जो राइट बेस्ड अप्रोच को मजबूत करते हैं और जो सार्वजनिक शिक्षा को मजबूत करते हैं। इवन यहां तक कहा था कि किसी भी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के फलने फूलने का जो आधार है वो देश की सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था होती है। इस बात को भी कस्तूरी रंगन ने अपने डॉक्यूमेंट में कहा था, लेकिन वो सब चीजें कुछ हटा दी। वो जो डॉक्यूमेंट था शिक्षा मंत्री को उन्होंने सौंपा, और ये जो शिक्षा नीति बनी है, दोनों में बहुत फर्क, बहुत सारी चीजें उनकी डिलीट कर दी गई। अब ये सोचना है कि ये किनके दबाव में किया गया, किसने ये बात कहा कि शिक्षा नीति यूनिवर्सलाइजेशन की बात तो करे, 3 से 18 साल के बच्चों को यूनिवर्सलाइजेशन की बात करे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिहाज से 2030 तक अपना लक्ष्य निर्धारित करे, लेकिन इस 3 से 18 के बीच में 6 से 14 अगर कानूनी हक है तो क्यों नहीं ये 30 से 18 को भी कानूनी हक बना दिया जाए, ताकि तभी बच्चों को एक जस्टिस है। यह प्रस्ताव जो कस्तूरी रंगन कमेटी ने किया था उसको किसने ड्राफ्ट करवा दिया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्यों सरकार ने यूनिवर्सलाइजेशन की बात की? यूनिवर्सलाइजेशन तो बहुत दिनों से कहा जा रहा है। आप जानते हैं कि जब संविधान बना तो 10 साल का लक्ष्य रखा गया, नहीं हुआ। उसके बाद बहुत सारी कमेटियां और बहुत सारे कमीशन आए, पार्लियामेंट में डिस्कशंस हुए और टाइम दिया गया, नहीं हुआ। लेकिन ये जो कानूनी हक बनाने का प्रस्ताव खुद ड्राफ्टिंग कमेटी कर रही है, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रस्ताव को डिलीट करके सिर्फ यूनिवर्सलाइजेशन का एक नारा और एक संबोधन करके छोड़ दिया गया। ये किसके दबाव में ये ड्राफ्ट किया गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा प्रश्न है। अब कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि कोविड का समय है और इस समय जो है बहुत एक बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस है, इस इकोनॉमिक क्राइसिस में जो है शिक्षा का बजट जो इस समय है 3% के आसपास वो रहेगा कि नहीं रहेगा, घट जा सकता है,
इसलिए अगर ये कानूनी हक हो जाता तो फिर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ते, टीचर अपॉइंट करने पड़ते, लोग कोर्ट में चले जाते, लोग लड़ाई लड़ने लगते और रिसोर्सेज का संकट हो गया, इसलिए इसे ड्रॉप कर दिया गया। तरह तरह की बातें। कुछ लोगों का कहना है कि प्राइवेट सेक्टर शुरू से कानून के खिलाफ है, तो वो नहीं चाहता कि 6 से 14 का कानून है, क्योंकि नर्सरी का जो बड़ा भारी बिजनेस है प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, और फिर उसके लिए कुछ नियम तय हो जाए और कानूनी बात बन जाए, लोग कोर्ट में हमारे खिलाफ थे। तो प्राइवेट सेक्टर का भी इंटरेस्ट था कि ये जो है कानूनी पूरा यहाँ से सेकेंडरी तक न बनने पाए। तो ऐसी बातें उठ रही है, और ये भी उठ रही है कि बहुत ऊंचे हायर लेवल पर जाकर के इन सब सारी चीजों को इस प्रस्ताव से निकाल दिया गया। जैसे देखिए क्या क्या निकाल दिया, इन्होंने अपने प्रस्तावना में तो वो बात कही है कि आने वाले दिनों में भारत में युवाओं की संख्या बढ़ेगी और हमें इतनी क्षमता हासिल करनी है कि उनके लिए एक शिक्षा व्यवस्था मजबूत बनानी है जो कि भविष्य की दिशा तय करे। ये बात भी कहा है कि जो गोल 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 के लक्ष्य हैं, जिसमें सबके लिए समावेशी, समान, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और लाइफ लॉन्ग लर्निंग, उसके लिए शिक्षा को पुनर्गठित करना, ये बातें इंट्रोडक्शन में। लेकिन जब आप आते हैं उसके क्रियान्वयन में, तो आपने जो है वो कानून की बात हटा दिया, जो नंदकिशोर जी भी कह रहे हैं, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन 3 to 18 ईयर्स। अब आपने ये भी नहीं बताया कि 3 से 18 का जब हम यूनिवर्सलाइजेशन करेंगे तो 6 से 14 तो कानूनी हक है उसका, और बाकी एज ग्रुप का जो कानूनी हक नहीं होंगे यूनिवर्सलाइजेशन में, उसमें क्या फर्क होगा और क्या अरेंजमेंट होगा। क्योंकि 6 से 14 के लिए तो नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड है, सारी चीजें तय हैं कानून के हिसाब से, लेकिन बाकी जो होगा उसके लिए क्या होगा ये आप बता नहीं रहे हैं, ये आपने हटा दिया। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है, मैं बहुत सारे लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं इस पॉलिसी की कि इसने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पर बहुत जोर दिया है। उसके बहुत सारे कारण हैं, अंतर्राष्ट्रीय कारण भी हैं, और देश में भी आंगनबाड़ी में शिक्षा की हालत बहुत खराब है, तो इस वजह से भी कुछ चीजें हो सकती है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, रेखा सेन जी के लिए वो विषय छोड़ता हूँ। दूसरी बात जो इन्होंने हटा दिया वो फाइनेंसेज की हटा दी, रिसोर्सेज की। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने बड़ी आलोचना, क्योंकि रिसोर्सेज तो बड़ा की फैक्टर है। रिसोर्सेज नहीं होने से हमारा कानून नहीं लागू हो पाया। 10% 12% आप देख रहे हैं कि कंप्लायंस है। 9 लाख टीचर की पोस्ट खाली है। 52% स्कूल है जिसमें पानी, अगर देखा जाए तो पीने का पानी और फंक्शनल टॉयलेट और हाथ धोने की सुविधा, अगर सब तीनों चीजें मिला दीजिए तो केवल 52% स्कूल है हमारे देश में। 83% 8.3% स्कूल सिंगल टीचर स्कूल। तो ये सारी दिक्कतें इसलिए हैं कि रिसोर्सेज नहीं हमने लगाया, रिसोर्सेज का हमने मैनेजमेंट नहीं किया, यूटिलाइजेशन भी नहीं किया। 65% आप जानते हैं सेस का पैसा शिक्षा में लगता है, जो सेस एडिशनल था वो अब बेसिक सोर्स बन गया है। तो रिसोर्स तो बहुत महत्वपूर्ण था। ये जितनी भी शिक्षा नीति में घोषणाएं की गई हैं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से हायर और टेक्निकल एजुकेशन तक, ये सारी डिपेंड करती है रिसोर्स पर। अब हायर एजुकेशन में कहा आपने ऑटोनॉमी, बाकी चीजों में ऑटोनॉमी नहीं होगी, लेकिन फाइनेंस में ऑटोनॉमी होगी, क्योंकि आप जो है पैसा देना बंद कर देंगे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को, और उनको पैसा इकट्ठा करना होगा बच्चों की फीस बढ़ाकर। तो इस तरह की बातें की गई। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप रिसोर्स कितना देना चाहते हैं। रिसोर्स के मामले में पिछले डॉक्यूमेंट में, कस्तूरी रंगन डॉक्यूमेंट में कहा गया था कि शिक्षा का जो एक्सपेंडिचर है, 6% की बात के अलावा जो बात उन्होंने कही थी, वो 10 साल में हम डबल करेंगे। मैंने जो 10% एक्सपेंडिचर है शिक्षा पर बजट का, मैंने टोटल स्टेट और सेंट्रल का मिला के, उसे हम 10 सालों में 20% बढ़ाएंगे। ये बात कैटेगोरिकली कहा गया था। अभी क्या कहा गया है कि 6%, जैसे मंत्र की तरह अपने उच्चारण कर दिया कि 6% हम करेंगे। अब ये 6% तो हम बहुत दिन से सुनते चले आ रहे हैं। 6% के लिए कोई टाइमलाइन नहीं है, कोई इंक्रीमेंटल बजट इंक्रीज भी आप बता देते कि हर साल कितना बढ़ाएंगे। और जैसे कोठारी साहब ने कहा, कोठारी साहब ने 66 में कहा 6% 86 तक का समय कि आप बढ़ाइए धीरे धीरे और 86 तक 6% ले जाएंगे। इतना टाइम दे दिया, और 6% से नीचे फिर मत आने दीजिए, फिर इन्फ्लेशन के हिसाब से उसमें ऐड कर दे जाएंगे। लेकिन इन्होंने जो है कुछ भी इसके बारे में बात नहीं, 6% करेंगे, केंद्र और राज्य मिलकर 6%। तो कस्तूरी रंगन ने जो प्रस्ताव किया था उसको आपने निकाल दिया। अब तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है, जो इन्होंने कह दिया
हमारे नंद किशोर जी ने कि 6 साल के बच्चों को वोकेशनलाइजेशन शुरू हो जाएगा। अब ये वोकेशनलाइजेशन और इसकी धमक तो लग गई थी तभी जब आपने CLPRA में अमेंडमेंट किया और आपने कह दिया कि 14 साल से नीचे के बच्चों को भी काम दिया जा सकता है। वो फैमिली इंटरप्राइजेज होगा और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फैमिली की भी संख्या आपने बढ़ा दिया और हजारस और नॉन हजारस में भी आपने हजारस की जो है वो कम कर दी, संख्या कम। तो लग गया था कि बच्चों को अब ये काम में लगाने वाले हैं, स्कूली शिक्षा पूरी करने नहीं देंगे। जबकि पहले जब यूपीए गवर्नमेंट थी उस समय हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी कि ये जो CLPRA में अमेंडमेंट इस तरह का हो कि राइट टू एजुकेशन के साथ लिंक कर दिया जाए कि 14 साल तक अगर राइट टू एजुकेशन है तो 14 साल तक कोई काम नहीं करेंगे बच्चे, और जैसे जैसे राइट टू एजुकेशन का एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे CLPRA भी अमेंड होता जाएगा और बच्चों की, क्योंकि पढ़ाई और खेलकूद और उनका शारीरिक विकास ये सब उसमें जुड़ेगा, काम से उनको अलग किया जाएगा। फिर भी चलो सेकेंडरी एजुकेशन से आप वोकेशन दे देते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब आपने 12 साल की उम्र से देना शुरू कर दिया और ये ग्रेजुअली होगा ये कि ये धीरे धीरे उनको और किस तरह के काम देंगे, जो काम तो कारपेंट्री का काम या वीविंग का काम, बुनाई कताई का काम या इस तरह के काम जो उनके परिवार के लोग मैंने करते हैं। तो जैसे जाति के नाम पर जैसे लोहा बनाते हैं, धोबी का काम, ये इसी सब कामों में आप लगा दें, कुम्हार का काम, इस काम में आप लगा दें, तो वो जो पूरा आपका वर्णाश्रम जो है, कास्ट सिस्टम जो है वो उसमें बच्चे वापस चले जाएंगे और एक बड़ी संख्या चाइल्ड लेबर की हो जाएगी। ये एक खतरा तो है और ये CLPRA ने ही रास्ता बना दिया था जो इन्होंने शिक्षा नीति में पुष्ट कर दिया। चौथी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं जो इसमें बहुत ही खतरनाक है, ये स्कूल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में डिटेल में रमाकांत जी के ऊपर छोड़ता हूं। ये कोठारी साहब वाला स्कूल कॉम्प्लेक्स नहीं है, माफ कीजिएगा। और ये वोकेशनल भी मैं कह रहा हूं कि ये महात्मा गांधी की नई तालीम का वोकेशनल नहीं है, ये दोनों में फर्क कीजिएगा। नई तालीम का जो एक्टिविटी बेस्ड या काम के साथ काम की दुनिया को ज्ञान की दुनिया से जोड़ने का जो एक पेडागोजी दी गई थी वो, और ये वोकेशनलाइजेशन, ये दोनों में बहुत फर्क है, वो जमीन आसमान का। वो अनुभव को शिक्षा में लाने की बात, ये रोजगार के लिए वोकेशनल एजुकेशन देने की बात, ट्रेंड करने की बात है, स्किल्ड करने की बात, वो 12 साल की उम्र से ये करना शुरू करें। तो ये जो मैं कहना चाहता हूं कि ये कॉम्प्लेक्सेज भी बहुत डिफरेंट है और मैं कॉम्प्लेक्सेज को जोड़ता हूं कास्ट इफेक्टिव बनाने से। कॉम्प्लेक्सेज में जब आप बोलते हैं एक्सपीरियंस शेयरिंग की बात नहीं, आप रिसोर्स शेयरिंग की बात बोलते हैं। अब ये जो रिसोर्स शेयरिंग इसमें ये है, एक एरिया में जहां सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल मालिक होगा सारे आंगनबाड़ी से लेके और छोटे स्कूल और सारे स्कूलों का, वहां पर मान लीजिए कोई एक स्कूल के पास लैब है तो अगल बगल के बच्चे भी अलग स्कूलों के आके उसमें, टीचर भी मैथ्स का इंग्लिश के टीचर की कमी है तो चलो वो टीचर जो है 4 स्कूलों में। वो जो स्कूल की ऑटोनॉमी थी, एक स्कूल की ऑटोनॉमी है, एक स्कूल के लिए नाम्स तय किए गए कि स्कूल कैसा होगा, वो RT एक्ट में नाम्स तय हुए हैं। एक स्कूल के पास टॉयलेट होगा, लड़कियों की अलग होगा, पीने का पानी होगा, बाउंड्री वॉल होगा, प्ले ग्राउंड होगा, रेशियो होगा बच्चे और कमरे का, और बच्चे और टीचर का रेशियो होगा प्राइमरी अपर प्राइमरी में अलग। वो जो नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड है वो किसी भी स्कूल की ऑटोनॉमी को, या कहिएगा कि एक स्कूल की जो है डिग्निटी, या जो भी कहिए आप, एक स्कूल का स्ट्रक्चर तय करते हैं। आप ये कॉम्प्लेक्स में उसको डाइल्यूट कर देना चाहते हैं और एक बड़ा कास्ट इफेक्टिव, बहुत सारे टीचर्स की जगह जो है वो अगर खाली हैं तो वो कह देंगे कि इस कॉम्प्लेक्स के लोग जो है इस समस्या का हल निकालें। लाइब्रेरी नहीं है तो अब इस कॉम्प्लेक्स का एक बन गया, अब इसमें आप अपना एक दूसरे के साथ रिसोर्स शेयर करके चलें। तो ये जो कास्ट कटिंग क्या है, इससे भी जुड़ा हुआ है काम। दूसरा मर्जर से भी जुड़ा हुआ है। हमने 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद हो गए, अभी लिस्ट आ रही है कि मध्य प्रदेश में 12,000 स्कूल फिर बंद होने वाले। ये जो मर्जर है और कंसोलिडेशन है, ये भी इस कॉम्प्लेक्स को के अंदर का आइडिया है। तो ये भी एक बड़ा खतरनाक पहलू है। तो इस तरह से स्कूल एजुकेशन में अंतिम बात जो कहना चाहता हूं वो ये कि प्राइवेटाइजेशन आप जानते हैं हमारे देश में बहुत रैम्पेंट, बहुत तेजी के साथ, बहुत बड़े पैमाने। अभी कुछ निजी संस्थाओं ने एक आंकड़ा पेश किया है कि 50% बच्चे वो जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल, मतलब 50% जो है वो सरकारी क्षेत्र में
जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कानून को एंजॉय कर रहे हैं, मुफ्त शिक्षा पा रहे हैं, और 50% बच्चे अपनी शिक्षा के लिए फीस दे रहे हैं प्राइवेट स्कूल, जहां कोई रेगुलेशन नहीं है। तो कुछ राज्यों में है लेकिन बहुत इफेक्टिव है, और प्राइवेट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, तो वहां वो रेगुलेशन चलने भी नहीं देते, और इसके खिलाफ वो लड़ रहे हैं कि किसी तरह का रेगुलेशन नहीं होना चाहिए। और अभी हमने देखा कि कोरोना पीरियड में भी उन्होंने मनमाने तरीके से, सरकारों ने कहा भी लेकिन उन्होंने अपनी फीस बढ़ाई और वसूल कर दिया। तो एक तो ये बहुत खतरनाक है, कमर्शियल है। और ये कमर्शियलाइजेशन में भी, प्राइवेटाइजेशन में कई तरह के सेट्स हैं। एलीट स्कूल है जो बहुत ही महंगे स्कूल है, फिर छोटे मीडियाकर स्कूल है, फिर स्कूल है बहुत बड़े पैमाने पर। अब ये जो लो कास्ट स्कूल है कुछ तो अब बंद हो गए। कैसे जानना होता है विद्यालय ये है ना, और ये कोई बोल रहा है, और ये बंद हो गए। तो एक सेकेंड, ये बंद हो गए, और ये स्कूल आप जानते हैं, तो इनके बच्चे भी अब वापस आने वाले। बहुत सारे माइग्रेंट लोग जो है वो बाहर हो गए, नौकरियों से बाहर हो गए, गांव को वापस लौटे हैं। अब वो बच्चे फिर सरकारी स्कूलों में आएंगे क्योंकि उनके माँ बाप अब उन स्कूलों की फीस नहीं दे सकते। फिर भी चलिए, एक प्राइवेटाइजेशन का एक बड़ा खतरा है, और बाहर से ही नहीं है प्राइवेटाइजेशन का खतरा कि प्राइवेट स्कूल से वो अभिभावकों को लूट रहे हैं, बल्कि अब सिस्टम के अंदर भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा, सिस्टम के अंदर प्राइवेटाइजेशन। बहुत सारे काम आउटसोर्स किए जा रहे हैं जो प्राइवेट कंपनियों के हाथ में जा रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां बहुत सारे। और खतरनाक बात यह है कि सरकार के सलाहकार है वो, सरकार भी जो सलाह ले रही है उन्हीं प्राइवेट सेक्टर के लोगों से सलाह ले रही है। वो किसी टीचर एसोसिएशन से ले रही है, किसी शिक्षाविद से ले रही है, उनसे नहीं ले रही। वो प्राइवेट फाउंडेशन है, कारपोरेट फाउंडेशन है, वो सरकार को हर चीज पे सलाह दे रहा है। वो बहुत एक्सपर्ट है, वो हर प्रैक्टिशनर अब एक्सपर्ट नहीं है, कम्युनिटी में काम करने वाले एक्सपर्ट नहीं है। वो लोग हैं जो कारपोरेट फाउंडेशन, मुनाफा कमाने वाले जो संस्थाएं हैं उन्होंने फाउंडेशन बनाए, उनके जो लोग हैं वो मिनिस्ट्री में के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और वो योजनाएं बनाते हैं। कस्तूरी रंगन कमेटी जो पिछली कमेटी थी उसमें हमने बड़ी आलोचना की थी कि प्राइवेटाइजेशन बहुत कमजोर है, लेकिन उस रिपोर्ट में भी ये कहा गया था कि जो प्रो प्रॉफिट प्राइवेट स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको बंद किया जाना चाहिए। और उन्होंने पब्लिक स्पिरिटेड प्राइवेट स्कूल की बात की थी। हम बड़ा मजाक उड़ा रहे थे कि पब्लिक स्पिरिटेड प्राइवेट स्कूल या फिलंथ्राफी की बात इसमें भी कही गई। फिलंथ्राफी, हम जानते हैं हमारे देश में क्या फिलंथ्राफी है। अब वो चैरिटेबल सोसाइटीज नहीं है जो सामाजिक उद्देश्यों से शिक्षा चलाती है और ज्ञान बांटती है। अब जो भी आ रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में वो लवली मिठाई वाला टाइप आ रहे हैं। वो जो प्राइवेट सेक्टर वाले वो आ रहे हैं, पैसा कमा लिया है, अब उस पैसे से कुछ नाम प्रमो अपना करना है तो चलो एक स्कूल खोल देते हैं, वहां से पैसे आते हैं। पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए अब शिक्षा में लोग आ रहे हैं, यहाँ से मुनाफा कमाने के लिए। ये बहुत बड़े पैमाने पर। तो कस्तूरी रंगन कमेटी ने कहा था कि ऐसे स्कूल जो है, जो प्रो प्रॉफिट स्कूल्स है, इंस्टीट्यूशंस है, इनको बंद करना होगा। और टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए खास तौर से कहा गया था टीचर्स के साथ कोई समझौता नहीं होगा। टीचर चाहिए, शिक्षा के लिए चाहिए, आदर्शों के लिए चाहिए, बच्चों के अंदर एक बहुत आइडियलिज्म देने के लिए चाहिए, और चेंज मेकर है टीचर। इसलिए उस पर कैसे 92% टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर चलाता है, आप जानते हैं। और डिग्रियां बेची खरीदी जाती है, एक बहुत बड़ा बिजनेस है टीचर ट्रेनिंग। और इसको कस्तूरी रंगन के पिछले ड्राफ्ट में बताया गया था कि दे आर द कमर्शियल शॉप, इनको 2030 तक बंद करना होगा। ये बात कस्तूरी रंगन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था, और बंद करने की बात कहा था। वो बात जो है यहाँ निकाल दी गई, वो बाहर हो गई। अब कह रहे हैं लाइट बट टाइट रेगुलेशन अप्रोच चलेगी। ये लाइट बट टाइट रेगुलेशन अप्रोच क्या है? भाई, इसको हम पहली बार सुन रहे हैं। रमाकांत जी हमसे ज्यादा पुराने हैं, वो शायद जानते हो कि लाइट बट टाइट रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या होता है। तो ये इसकी बात की गई, लाइट बट टाइट रेगुलेशन। और सेल्फ डिक्लेरेशन की बात कही गई। फाइनेंशियल जो उनके लेन देन है उसका सेल्फ डिक्लेरेशन करना, उसको आप मान लीजिए, उसको आप विश्वास करें। तो ये प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन है। उसके बाद भी जो नियो लिबरल थिंकर है, गुरुचरण दास जैसे लोग, वो कह रहे हैं शिक्षा नीति में, कह रहे हैं कि अब आपने प्राइवेट सेक्टर को इसमें कोई छूट नहीं दी,
वो कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर बहुत सेवा कर रहा है, बहुत काम कर रहा है, लार्ज सेक्टर ऑफ चिल्ड्रन के लिए वो शिक्षा दे रहा है, तो उसके लिए आपने ज्यादा इसमें राहत नहीं दी। अब इससे बड़ी राहत और क्या हो सकती है कि लाइट बट टाइट को समझते समझते देश में 10 साल लग जाएंगे, तब तक प्राइवेट वाले कितना पैसा कमाएंगे। ये लाइट बट टाइट रेगुलेशन क्या है? तो इस तरह की बातें कही। और बस लास्ट बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो आईसीटी है, जो टेक्नोलॉजी है, हम चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी आए, हमारे बच्चे सीखें, आईसीटी भी सीखें, लेकिन हम अपने उन उद्देश्यों आदर्शों के साथ चाहते हैं आईसीटी और टेक्नोलॉजी। अब आईसीटी टेक्नोलॉजी की रीच आप जानते हैं कि 27% है। और कैसे है ये 27%? कि अगर आपके मोहल्ले में कोई साइबर कैफे है तो वो भी मान लिया गया कि उस मोहल्ले के सारे बच्चों के पास एक्सेसिबल है इंटरनेट, या आपके अपार्टमेंट में किसी के पास वाईफाई है तो पूरा अपार्टमेंट को जोड़ लिया गया है। और इस तरह से जो आंकड़े जुटाए गए हैं वो 27% होते हैं। 73% के पास कोई एक्सेस नहीं। और फिर बिजली का संकट आप जानते हैं, बैंडविड्थ का संकट आप जानते हैं। और फिर 10% लोगों के पास है लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल। अब ये मोबाइल फोन से और व्हाट्सएप से क्या पढ़ाई? शिक्षा सामाजिकता से, समाज से जुड़ी हुई है। शिक्षा एक सोशल प्रोसेस है। शिक्षा में अगर समाज का और समुदाय का रोल नहीं हो तो शिक्षा वो होगी ही नहीं। ये तो सूचना है, सूचना आप देना चाहते हैं लोगों को, एक तरफा सूचना देके लोगों को कह रहे हैं कि उनकी जानकारी बढ़ा रहे हैं। नॉलेज नहीं बनेगा इससे जब तक पीयर लर्निंग नहीं हो, जब तक डायलॉग नहीं हो, जब तक क्वेश्चन करने और डाउट्स क्लियर करने की प्रक्रिया न चले, तब तक तो हो नहीं सकता। और हमारे जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक यशपाल जी तो कहते थे कि वो उस समय की शिक्षा की, अभी आज होते तो पता नहीं क्या कहते वो, जबकि सारी एजेंसी शिफ्ट की जा रही है टेक्नोलॉजी के हाथ में, ज्ञान की टेक्नोलॉजी कंपनियों के हाथ में। कंपनियां पूरा डील कर रही, कंपनियां बता रही है कि ये डिजिटल डिवाइड हम खत्म कर देंगे, आप हमारे डिवाइसेस खरीदिए और खरीद करके बच्चों में बांट दीजिए, डिजिटल डिवाइड खत्म हो जाएगा। ये खाली डिवाइस का सवाल नहीं है। उस समय भी यशपाल जी कहते थे कि हमारे जो टीचर है वो पोस्टमैन हो गए और टू वे डायलॉग है नहीं शिक्षा। इसलिए शिक्षा जो है बहुत क्रिएटिव, सेंसिटिव, सोसाइटी के कंसर्न वाली शिक्षा हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमने बच्चों से या समुदाय से सीखने की प्रक्रिया बंद कर दी है और केवल हम कुछ ज्ञान ऊपर से आया और नीचे पास करते हैं, हमारे टीचर इस भूमिका में आ गए। और यह जो टेक्नोलॉजी, ये तो खालिश यही काम कर रही है। तो इसीलिए अब ये कह रहे हैं कि साहब टेक्नोलॉजी कंपनियां पाठ्यक्रम बना रही है, डिजिटल प्रोग्रामिंग बना रही है, ये बना रही है, और इसको कह रहे हैं कि वो रेगुलर इसको एक परमानेंट सोल्यूशन के बतौर पेश कर दिया। ये 2-3-4 महीने में खत्म हो जाएगा कोरोना। इसके बाद हमारे स्कूल खुलेंगे, हमारे लोग, बच्चे आएंगे, आपस में खेलेंगे कूदेंगे। स्कूल खाली लर्निंग स्पेस नहीं है, स्कूल बहुत सारे इमोशनल, बहुत तरह के कंपनसेट करता है, स्ट्रेस फ्री है लड़कियों के लिए खास तौर से। स्कूल एक बहुत ही बड़ी चीज है। कल मैं एक बच्चों के संसद में था, वहां बच्चे अपनी भावनाएं रख रहे थे और वो कह रहे थे कि हम बहुत लोनली फील कर रहे हैं, बहुत लोनली फील कर रहे हैं, बहुत तरह के स्ट्रेस में हम रह रहे हैं, बहुत तरह के पारिवारिक जो कलह होते हैं, बच्चे उससे दूर हो जाते थे स्कूल जाकर के, अब उसी के बीच में उनको रहना पड़ रहा है। तो किस तरह के संकट है? जो टेलीफोन नहीं है वो तो अलग बात है, उसमें बहुत सारे लोग ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चों ने सुसाइड कर लिया, लेकिन ये ऑनलाइन एजुकेशन को बिल्कुल रिजेक्ट करना होगा। हमारे एनजीओज की समस्या है, माफ कीजिएगा, कि अब वो इसी में लग गए हैं। कोई उसमें करिकुलम बना रहा है, कोई उसमें प्रोग्राम बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। मैं देख रहा हूँ कितने लोग व्यस्त है साहब कि वो ऑनलाइन एजुकेशन का प्रोग्राम बना रहे हैं। अरे ये ऑनलाइन एजुकेशन भारत में 3/4 हिस्से, अभी जहां मिड डे मील केवल लोगों के खाने का सहारा है, 50% स्कूल जाने वाले बच्चों को भूखे रह जाएं अगर उनको मिड डे मील न दिया जाए। अच्छा है कि इस शिक्षा नीति में एक ही बात मुझे अच्छी लगी कि ब्रेकफास्ट उन्होंने इसमें अलाउ कर दिया है। अब कितना लागू होगा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन ये अच्छा काम किया। तो इसलिए मैं आप सबसे, और वो कस्तूरी रंगन के पुराने डॉक्यूमेंट में भी, तो इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि इसको जरा ठीक से पढ़ा जाए। और ये ऑनलाइन तो हमारे लिए चलेगा नहीं, और ठीक है आप पार्ट टाइम भी कुछ दिन के लिए चलो एंगेजमेंट कर। अब आप खुद ही सोचिए कितना मजाक लगता है कि हम मोबाइल से और व्हाट्सएप से शिक्षा दे रहे हैं। ये अरे कोई वीडियो आ गया देखिए आप, अलग बात है, लेकिन आप मोबाइल से शिक्षा कैसे दे सकते हैं? शिक्षा नहीं हो सकती। लेकिन चलिए एंगेजमेंट के लिए अगर कुछ लोग कर रहे हैं इस प्रयास में, तो मैं उनको
कंडेम नहीं कर रहा, उनको नहीं कर रहा, लेकिन ये रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। ये टीचर का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, सामूहिकता का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, स्कूल का रिप्लेसमेंट। इस बात को ध्यान रखना पाएंगे। और फिर एजेंसी चेंज नहीं होने देना चाहिए। टेक्नोलॉजी बाजार के हाथ में अगर हमारे ज्ञान के सारे स्रोत और उसके लिए पाठ्यक्रम बनाना, किताबें बनाना, सारा कुछ उसके हाथ में आ गया, तो फिर बहुत मुश्किल होगा। शिक्षा के जो लार्जर हमारा ऑब्जेक्टिव है वो खत्म हो जाए, और फिर हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और स्पिरिट जो शिक्षा के अंदर देखना चाहते हैं, उनका क्या इसके प्रति कमिटमेंट। तो इसलिए ये सब बातें भी हमको ध्यान रखना है। और ये बड़ी लड़ाई है, लड़ाई थोड़ा और गहरी हो गई है। लेकिन चलिए, इस शिक्षा नीति में एक ही बात है कि यूनिवर्सलाइजेशन 3 to 18 ईयर्स, इसको इनको कबूल करना पड़ा है। लेकिन इन्होंने भ्रम पैदा कर दिया है। बहुत दिन तक तो लोग यही समझते थे कि आरटी का एक्सपेंशन हो गया। कितने लोगों ने बधाई दे दिया मुझे कि अरे भाई, आप लोग जो मांग कर रहे थे अब उसका दायरा बढ़ गया, 3 से 18 तक आरटी में आ गया। लेकिन उन्होंने भ्रम पैदा कर दिया। वो भ्रम से लोगों को बाहर निकालिए और लोगों को ये कहिए कि कानून है, कानून कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है, कानून कभी खत्म नहीं हो सकता। संसद के दोनों सदनों ने पारित किया, ये लड़ाई जारी रहेगी। कैसे यूनिवर्सलाइजेशन करोगे, क्या उसका रास्ता होगा, व्हीकल क्या होगा, ये सवाल उठेगा। और ये सवाल हल करने के लिए उनको पार्लियामेंट में भी जाना पड़ेगा, पार्लियामेंट में भी डिस्कशन करना पड़ेगा, और फिर रिसोर्सेज के सवाल, ये सब बहुत सारे सवाल और भी बहुत सारी बातें कहनी थी मुझे, लेकिन मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, समय बहुत हो गया। और यही तो दिक्कत है हमारी भी और आप सबकी भी, जब हम अपनी बात कहने लगते हैं तो लगता है कि हर बात कह दिया गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको सुनने के लिए भी, और भाई रमाकांत जी को समय देने के लिए भी मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अम्बरीश भाई। आपने आगे काफी श्रोताओं के लिए और काफी साथियों के लिए और वक्ताओं के लिए उनका काम भी आसान कर दिया, और कई विषय खोल दिया, और काफी सवाल आ रहे हैं और वो सवाल हम लोग आखिर में लेंगे।